डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड हैं जो कि 2025 में आए हुए हैं। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चंस को लगाने के लिए आप कॉपी पेन ले लीजिए और ऑप्शंस अपने हिसाब से लिख लीजिए। उसके बाद देखिए एक्सप्लेनेशन की क्या जो आपके आंसर्स हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। इसमें यह कहा जा रहा है कि राज्यपाल अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। दूसरा बोला जा रहा है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग shall be instituted or continued against the governor during his her term of office। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई शुरू या जारी नहीं की जाएगी। तीसरा बोला जा रहा है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन एक्सपेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन इन द लेजिस्लेचर और इट्स कमिटीज। राज्य विधानमंडल के सदस्य विधानमंडल या उसकी समितियों में कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी मत के संबंध में किसी भी न्यायालय के किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप देखिएगा तो पहला स्टेटमेंट आर्टिकल 361 से रिलेटेड है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ में उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो भी ये कार्य करेंगे वो उस कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। तो इसी आर्टिकल 361 में फर्स्ट स्टेटमेंट भी है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका है। ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये आर्टिकल 194 से रिलेटेड है। आर्टिकल 105 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रिविलेजेस देता है और आर्टिकल 194 मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स को प्रिविलेजेस देता है। और उस प्रिविलेजेज में यह है कि उनको सदन के कार्यकाल के दौरान किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक। दूसरा ये प्रिविलेज देता है कि जब सदन का कार्यकाल चल रहा हो तो न्यायालय उनको किसी भी मामले में बुला नहीं सकती है किसी की गवाही को देने के लिए, आपराधिक मामले को छोड़कर। और तीसरा आपका ये इसमें प्रबंध है कि ये संसद के या राज्य विधायिका के पटल पे कुछ भी कहते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है कोर्ट के अंदर। तो ये बात आपका पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट तीनों सही है, ये आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स। ये बोला जा रहा है कि पंचायत हर स्तर पे, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत सभी राज्यों में मौजूद है। दूसरा बोला जा रहा है, टू बी एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल अ पर्सन शुड अटेन द एज ऑफ 30 ईयर्स। ये बोला जा रहा है कि मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का सदस्य बनने के लिए योग्य होने के लिए एक व्यक्ति की आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। तीसरा बोला जा रहा है, चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट कंस्टिट्यूट्स अ कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल and to make recommendations regarding distribution of net proceeds of taxes and duties liable by the state between the state and पंचायत at the intermediate level। किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों और शुल्कों के शुद्ध आगम के वितरण के संबंध के सिफारिशों करने के लिए एक आयोग का गठन करेगा। अब देखिए बड़े सरल सवाल आपके हैं, ऊपर वाला भी आसान था, ये भी आसान है। अगर आप इसमें देखिएगा तो आप आर्टिकल अगर देखिएगा तो 243 में डेफिनेशन ऑफ पंचायत की बात कही जा रही है। 243 में आपके एक तरह से ग्राम सभा की बात की जा रही है 243A में, और 243B में आपके बात कही जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। उसमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जिस भी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी उसको मध्यवर्ती स्तर का पंचायत का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये आर्टिकल 243B जब आप पढ़िएगा तो उसमें दिया गया है कि मध्यवर्ती स्तर पे पंचायतों का गठन नहीं होगा उन राज्यों में जहां पे उनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट आप देखिएगा, टू बी एलिजिबल फॉर अ मेंबर ऑफ पंचायत इंटरमीडिएट लेवल
किसी व्यक्ति की उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, यह भी स्टेटमेंट गलत है, 21 वर्ष की आयु बताई गई है। और तीसरा स्टेटमेंट कि मुख्यमंत्री एक आपके वित्त आयोग का गठन करेगा, यह भी स्टेटमेंट आपका गलत है। ये अनुच्छेद 243(I) के अंदर आप देखिएगा, यह बताया गया है कि राज्यपाल 5 वर्ष की समाप्ति के बाद एक वित्त आयोग का गठन करेगा, राज्य वित्त आयोग का, जो राज्य के जो शुद्ध आगम हैं उनके बंटवारे को लेके निर्धारण करेगा कि लोकल बॉडीज को कितना पैसा दिया जाए। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत आपका है, और ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तीनों स्टेटमेंट गलत यहां पे आपके दिए गए हैं। आंसर होगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोकपाल। देखिए अगेन ये गवर्नेंस से क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपके किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से रिलेटेड नहीं है। The power of Lokpal applies to public servant of India but not to the Indian public servant posted outside India. लोकपाल की शक्ति भारत के सार्वजनिक सेवकों पर लागू होती है, लेकिन भारत के बाहर तैनात भारतीय सार्वजनिक सेवकों पर नहीं। दूसरा, चेयरपर्सन और मेंबर shall not be a member of parliament or a member of the legislature of any state or union territory, and only the Chief Justice of India, whether incumbent or retired, has to be its chairperson. अध्यक्ष या सदस्य संसद का सदस्य या किसी राज्य या केंद्र प्रदेश शासित प्रदेश की विधानसभा का सदस्य नहीं होगा, और केवल भारत का मुख्य न्यायाधीश, चाहे वह कार्यरत हो या सेवानिवृत्त, उसका अध्यक्ष होना चाहिए। तीसरा, द चेयरपर्सन और अ मेंबर्स shall not be a person of less than 45 years of age on the date of assuming office as the chairperson or member as the case may be. अध्यक्ष या सदस्य 45 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नहीं होगा, जैसा भी मामला हो, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद ग्रहण करने की तिथि पर। लोकपाल कैनॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लोकपाल कार्यरत प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं कर सकता। अब इसमें अगर आप स्टेटमेंट देखिएगा, तो जब आप लोकपाल के गठन के बारे में पढ़िएगा और लोकपाल के जो ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्यों के बारे में पढ़िएगा, तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि लोकपाल का जो शक्ति है वो नागरिक सेवकों पे लागू होगा, चाहे वो भारत के अंदर है चाहे वो भारत के बाहर है। तो पहला स्टेटमेंट आपका ये गलत हो जाएगा। अगर आप इसको देखिएगा तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट आप देखिए, चेयरपर्सन और मेंबर शैल नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये एकदम सही स्टेटमेंट है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि ओनली द चीफ जस्टिस वेदर इनकम्बेंट और रिटायर्ड हैज टू बी चेयरपर्सन। ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहां पे चीफ जस्टिस के अलावा जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी क्या बन सकते हैं, लोकपाल के चेयरपर्सन बन सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। चेयरपर्सन और मेंबर शैल नॉट बी अ पर्सन ऑफ लेस देन 45 इयर्स ऑफ एज, ये स्टेटमेंट आपका सही है। और चौथा स्टेटमेंट आपका जो है, लोकपाल प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता भ्रष्टाचार के संबंध में, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इसमें से अगर आप स्टेटमेंट देखिएगा कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो केवल और केवल इसमें तीसरा स्टेटमेंट ही सही आपको देखने को मिलेगा, बाकी स्टेटमेंट इसमें गलत हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में पूछा जा रहा है। द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। राष्ट्रपति की द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। दूसरा, प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह के बिना इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अगेन ये बड़ा आसान सवाल है, अगर आप प्रेसिडेंट के पावर्स पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से सारी बातें बताई गई हैं, डिस्कस की जाती हैं। आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़िएगा तो उसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में कहा गया है, और स्पष्ट रूप से उसमें यह भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों में कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकता, कुछ मामलों को छोड़कर। अगर मालाफाइड इंटेंशन है, राष्ट्रपति ने किसी को क्षमादान गलत मनसे के आधार पे किया है, तभी जाके ऐसा किया जा सकता है कि उनके क्षमादान शक्ति का न्यायिक समीक्षा किया जाए, अन्यथा नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है। राष्ट्रपति अपने इस शक्ति का उपयोग
केवल प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के सलाह पे करेंगे, अपने विवेक पे नहीं करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही होगा, आंसर केवल एक होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, द स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज हर ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल आफ्टर द डिसॉल्यूशन। लोकसभा के विघटन पर अध्यक्ष अपना पद तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि विघटन के बाद लोकसभा की पहली बैठक तुरंत पहले ना हो जाए। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल on being elected as speaker shall resign from his her political party immediately। भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार लोकसभा का सदस्य अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर तुरंत अपनी राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा दे देगा। तीसरा, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल मे बी रिमूव फ्रॉम हिज हर ऑफिस बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, provided that no resolution shall be moved unless at least 14 days notice has been served। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा में एक प्रस्ताव द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है जो सभी तत्कालिक सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो, बशर्ते कम से कम 14 दिनों के नोटिस दिए जाने के बाद ही कोई प्रस्ताव पेश किया जाएगा। अब देखिए, इसमें से अगर आप स्टेटमेंट देखिएगा तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही आपका है। जैसे ही लोकसभा भंग होता है तो अध्यक्ष अपने पद का त्याग नहीं करता, वो तब तक अपने पद पे बना रहता है जब तक कि नए लोकसभा का गठन ना हो जाए। नए लोकसभा के गठन के बाद प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और प्रोटेम स्पीकर जो सबसे वरिष्ठतम आपका सदस्य होता है लोकसभा का, उम्र में नहीं अनुभव में, कितने साल वो सांसद रहा है लोकसभा का, चाहे वो शासित दल से हो चाहे विपक्ष दल से हो, ही कैन बी फ्रॉम रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी, ही विल बी एडमिनिस्टर्ड ओथ बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उसको आपका अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उसको हम प्रोटेम स्पीकर या सामयिक अध्यक्ष बोलते हैं। जब सामयिक अध्यक्ष अपना पद ग्रहण कर लेता है तो जो आपके पुराने पिछले लोकसभा के अध्यक्ष थे, अब उनका जो कर्तव्य है वो समाप्त हो जाता है। सामयिक अध्यक्ष ही बाकी सारे सांसदों को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति के बिहाफ पे आर्टिकल 99 के अंदर, और ये प्रिसाइड करता है कि नए लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव हो जाए। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट आप देखिएगा, अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल बीइंग इलेक्टेड स्पीकर शैल रिजाइन। ऐसा एकदम नहीं होता, ये यूनाइटेड किंगडम में होता है कि जैसे ही कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी सदस्य, मैक्सिमम टाइम रूलिंग पार्टी का ही सदस्य स्पीकर बनेगा वहां, तो अगर वो स्पीकर बनेगा तो जैसे अध्यक्ष बनता है वो अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र दे देता है। हमारे देश में ऐसा कोई प्रबंध नहीं है। ओम बिरला साहब जो आपके स्पीकर हैं वो बीजेपी के प्राइमरी मेंबरशिप से त्यागपत्र नहीं दिए हैं, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल मे बी रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन, एकदम सही बात है। 14 दिनों का अग्रिम नोटिस देना होता है, एडवांस नोटिस देना होता है, और ये आप अगर देखिएगा तो पास होगा आपके एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या इफेक्टिव मेजॉरिटी से ही पास आपका होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। सदन की कुल बहुमत से आपका पारित होता है, इसका मतलब इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, लेकिन एक्चुअली में प्रभावी बहुमत होता है जिसके अंदर कुल जो संख्या होती है सांसदों की उसका 50% सांसद अगर आपके इसको पारित 50% प्लस 1 अगर पारित कर दें तो ये प्रस्ताव पारित माना जाएगा। लेकिन इसमें एक बात है कि जब हम इफेक्टिव मेजॉरिटी कैलकुलेट करते हैं तो जो टोटल मेंबरशिप होता है, कुल सदस्यता होती है, अगर उस कुल सदस्यता के अंदर कोई पद रिक्त है, कोई पोजीशन आपका वैकेंट है, जैसे मान लीजिए 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डेथ हो गया, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिजाइन कर दिए हैं, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर आप क्या किया गया है, 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर यहां से आपके डिस्क्वालीफाई कर दिया गया किसी कारणवश, तो अगर टोटल मेंबरशिप आपके लोकसभा की 545 है, इस समय 543 है, मान लीजिए 545 है,
तो 545 में से 5 माइनस हो जाएगा, 540 टोटल संख्या बचेगी, 540 बटा 2 प्लस 1, इसका मतलब 270 प्लस 1 271 बहुमत से अगर पारित होता है तो आपके अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो ये बात आप देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस साल आपके सवाल बनने की संभावना हो सकती है प्रीलिम्स में, क्योंकि ओम बिरला को हटाने का प्रयास आपका किया गया है, तो उसमें प्रभावी बहुमत या एब्सोल्यूट बहुमत करके कुछ क्वेश्चन आपके डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अगला देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल हैज बिकम सब्जेक्टेड टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल, प्रेसिडेंट डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी फाइनल। 10वीं अनुसूची संबंधित प्रश्न है। यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा के किसी सदस्य पर 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता लागू हो गई है या नहीं, तो राष्ट्रपति का निर्णय संघीय मंत्रिपरिषद के अनुसार अंतिम होगा। फिर अगला सवाल यहां पे जो बन रहा है वो ये है, देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख नहीं है। अब देखिए, अगर इस सवाल को देखिएगा तो पहला स्टेटमेंट गलत है। हमारे यहाँ पे आर्टिकल 102 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करने की बात कही गई है। इसमें 102(1) में डिस्क्वालिफिकेशन होता है, 102(2) में डिस्क्वालिफिकेशन होता है। 102(1) में जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है और ये चुनाव आयोग के सलाह पर होता है। और ये संविधान में 4 बातें दी गई हैं और 8 बातें अन्य हैं जिसके अंतर्गत आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अगर भारत की नागरिकता की हानि हो जाती है, दिवालिया घोषित हो जाते हैं, अगर आप एक तरह से देखा जाएगा कि नागरिकता की समाप्त हो जाएगी, दिवालिया घोषित हो जाएंगे, या आपका दिमाग खराब हो गया है और वो न्यायालय द्वारा सिद्ध हो गया, या किसी लाभ के पद पे बैठे हुए हैं, तो आपको राष्ट्रपति हटा सकते हैं चुनाव आयोग के सलाह पर। और 102(2) के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ में अगर लोकसभा के सदस्य हैं तो अध्यक्ष आपको डिस्क्वालीफाई करेगा, और अगर राज्यसभा के सदस्य हैं तो चेयरमैन आपको डिस्क्वालीफाई करेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट आपका दिया जा रहा है स्टेटमेंट गलत है। इसमें प्रेसिडेंट नहीं डिस्क्वालीफाई करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ में, बल्कि स्पीकर या स्पीकर ऑफ लोकसभा या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डिस्क्वालीफाई करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है। ये कह रहा है कि राजनीतिक दल का कहीं पे भी संविधान में जिक्र नहीं किया गया है। अब जब 91 संविधान संशोधन 2003 में आया तो वहां पे राजनीतिक दल का उपयोग किया गया है। तो एग्जैक्टली जब आप 10वीं अनुसूची पढ़िएगा तो वहां पे राजनीतिक दल का उपयोग किया गया है। जब 75 आर्टिकल पढ़िएगा तो वहां पे राजनीतिक दल का उपयोग किया गया है, जिसमें आर्टिकल 75(1)(a) अगर आप पढ़िए और 75(1)(b) अगर आप पढ़िए तो उसमें आपको राजनीतिक दल के बारे में देखने को मिलेगा। 175 में ये बात आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात आपका है कि राजनीतिक दल का जिक्र जरूर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे आर्टिकल 75 में, आर्टिकल 191 में ऐसा आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे राजनीतिक दल का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये मेजर प्रोविजन है। इसमें दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर अपने राजनीतिक दल से उसको निकाला जा चुका है तो उसको किसी भी तरह से मंत्री नहीं बनाया जा सकता। तो ये बात आपका बोला गया है। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर मेकिंग रूल्स फॉर ग्रांट कंसेशन इन एक्सपेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स इवन दो सच मिनरल्स आर लोकेटेड इन देयर टेरिटरीज। इसमें यह कहा जा रहा है कि हमारे यहां पे जो राज्य सरकार हैं इनके पास कोई भी शक्ति नहीं है कि वो सूक्ष्म जो खनिज हैं उनको एक तरह से निकासी के लिए कोई अधिकार रखते हो। दूसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है, इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल्स अंडर द रेलेवेंट लॉ। भारत में केंद्र सरकार के अधिकार है कि वो जो सूक्ष्म आपके खनिज हैं उनका वो अधिसूचना निकाल सके कि ये शुद्ध आपके सूक्ष्म खनिज होंगे। अब इस स्टेटमेंट को अगर आप देखिएगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। पहला जो इसमें
स्टेटमेंट है वो गलत है। राज्य सरकारों को भी ये अधिकार है कि वो सूक्ष्म जो खनिज हैं उनके संदर्भ में कुछ आदेश पारित कर सकते हैं, कुछ आपके कंसेशंस दे सकते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट सही है, केंद्र सरकार ही प्रमाणित करता है, अधिसूचना निकाल के बताता है कि ये सूक्ष्म जो खनिज हैं वो क्या क्या आपके हैं। और ये जो सारा काम होता है, ये रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल्स इज गवर्न्ड बाय माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। तो ये खनिज विकास और नियमन अधिनियम 1957 के द्वारा ये आपके निर्धारित किया जाता है, जिसके अंदर राज्य सरकारों को ये अधिकार है कि वो कंसेशन आपके दे सकते हैं माइनिंग ऑपरेशंस को लेके माइनर मिनरल्स के संदर्भ में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन आर करेक्ट। देखिए अब इसमें कुछ फैक्चुअल बातें आपकी दी गई होती है, अगर आप फैक्चुअल पॉइंट पढ़े हैं तब तो आप लगा पाइएगा, और अगर फैक्चुअल पॉइंट नहीं पढ़े हैं तो एक रिस्क ले सकते हैं, या कुछ एलिमिनेशन टेक्निक का उपयोग करके अगर आपको 2-3 आंसर 2-3 पॉइंट सही पता चल जाए तो एलिमिनेशन टेक्निक का उपयोग करके इस आंसर्स को लगा सकते हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट है, इट इज रिकमेंडेड ग्रांट्स ऑफ ₹4800 करोड़ फॉर द ईयर 2022-23 टू द ईयर 25-26 फॉर इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स टू इनहेंस एजुकेशनल आउटकम्स। ये कह रहा है कि इसने शैक्षिक परिणामों को बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित हेतु 2022-23 से 2025-26 तक 4800 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की। अब देखिए ये तो फैक्चुअल स्टेटमेंट है, हो भी सकता है कि आप पढ़े हो सकता है कि पढ़ने के बावजूद आपको एग्जामिनेशन हॉल में याद ना हो, याद हो तो बहुत अच्छी बात है, आप स्पष्ट आंसर जानते हैं। दूसरा ये बोला जा रहा है 45% ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ यूनियन टैक्सेज आर टू बी शेयर्ड विद द स्टेट्स। ये कह रहा है कि 45% जो शुद्ध आगम है वो आपके राज्यों के साथ बांटा जाएगा। अब देखिए बड़ा फैक्चुअल पॉइंट है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर फाइनेंस कमीशन का टॉपिक पढ़ाने के साथ ही बताया जाएगा कि 45% नहीं 41% पैसा शेयर किया जा रहा है। तो ये हर एक उस बच्चे को पता होना चाहिए जो फाइनेंस कमीशन या पॉलिटी पढ़ रहा है या इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, तो उसको ये पता ही होना चाहिए। इस स्टेटमेंट में कोई लेकिन नहीं हो सकता, आपको हर हाल में ये बात पता होना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट है 45,000 करोड़ आर टू बी केप्ट एज परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव फॉर ऑल स्टेट्स फॉर कैरिंग आउट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। अगेन ये फैक्चुअल आपका स्टेटमेंट है, आपको मालूम हो भी सकता है नहीं भी मालूम हो सकता है। फिर अगला बात आपका है रीइंट्रोड्यूस टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया टू रिवॉर्ड फिजिकल परफॉर्मेंस। ये कह रहा है कि इसने राजकोषीय प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के कर प्रयास मानदंड को पुनः शुरू किया। अब देखिए इसको अगर आप 14वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग से तुलना करिएगा तो 14वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग में क्या अंतर था? इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस का मतलब होता है कि जो सबसे अमीर 3 राज्य हैं उनके एवरेज से आपके राज्य की इनकम की दूरी कितनी है उसके आधार पे आपको पैसा दिया जाएगा। 2000 जब 14वां वित्त आयोग था तो उसने 50% इसको आपके महत्व दिया था, 15वां वित्त आयोग 45% महत्व दिया है। क्षेत्रफल में 15वां वित्त आयोग ने 15% महत्व दिया है क्षेत्रफल को, 14वां वित्त आयोग 15%, एकदम सेम वही बात है। 14वें वित्त आयोग ने 1971 के जनसंख्या के आधार पर 17.5% बंटवारे की बात की थी और 2011 के जनसंख्या के आधार पर 10% बंटवारे की बात की थी। हालांकि 15वें वित्त आयोग ने केवल 2011 की जनसंख्या ही ली है और 15% बंटवारे इस आधार पर दिए जाएंगे। फिर जानसिकीय आपका परफॉर्मेंस कैसा है? जानसिकीय जो आपके जनसंख्या है वो शिक्षा में, कौशल में और भी विभिन्न क्षेत्रों में कैसा काम कर रही है, उनकी लिटरेसी बढ़ रही है कि नहीं, पॉवर्टी खत्म हो रहा है कि नहीं, कौशल बढ़ रहा है कि नहीं, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं कि नहीं, इन सब चीजों पे भी पहले 14वें वित्त आयोग ने कोई आपके यहाँ पे इसको मत नहीं दिया था। 15वें वित्त आयोग ने 12.5% इसको महत्व दिया है। फॉरेस्ट कवर 14वें वित्त आयोग ने 7.5% आपका महत्व दिया था, 15वें वित्त आयोग ने कोई महत्व नहीं दिया है।
बल्कि फॉरेस्ट से बढ़िया मानदंड आपका 15वें वित्त आयोग ने आपका लाया है, और वह है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, वन और पारिस्थितिकी। मतलब आप कैसे उस वन का संरक्षण कर रहे हैं, वनों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका संरक्षण कैसे कर रहे हैं, उस पर आपके 15वें वित्त आयोग ने महत्व दिया, 14वें वित्त आयोग ने कोई महत्व नहीं दिया था। टैक्स और फिजिकल एफर्ट्स, कर को इकट्ठा करने के लिए आप कोई प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, कर सुधार कर रहे हैं कि नहीं राज्य, इसमें 14वें वित्त आयोग ने कोई महत्व नहीं दिया था, 15वें वित्त आयोग ने 2.5 का महत्व दिया है। अब वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि इसने राजकोषीय प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के लिए कर प्रयास को मानदंड को पुनः शुरू किया। स्टेटमेंट एकदम सही है। अब एलिमिनेशन टेक्निक के अनुसार आप चौथा खोज सकते हैं कि चौथा किसमें कॉमन है। दूसरा जो हम एलिमिनेशन टेक्निक में अपना पॉइंट यूज करेंगे वो सेकंड आपका यूज करेंगे। ये कह रहा है कि केंद्रीय करों के शुद्ध आय का 45% राज्यों के साथ साझा किया जाना अनिवार्य है। ये स्टेटमेंट जिसमें भी आपका होगा उस स्टेटमेंट को हम निगेट करेंगे, उसको हम काट देंगे। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 41% ही आपका हो सकता है, यहाँ पे आपके 45% नहीं है। जहां जहां पे दूसरा उसको काटिए, ये कटेगा और ये कटेगा। आंसर आपका निकल के आएगा 1, 3 एंड 4, क्योंकि पहला और तीसरा फैक्चुअल डाटा है, हमें नहीं पता है तो हम एक बार रिस्क ले सकते हैं। दूसरा हमें कंफर्म पता है गलत है, चौथा हमें कंफर्म पता है सही है, तो आंसर आपका निकल के आएगा सी। तो ये आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। With reference to Indian polity, consider the following statement: an ordinance can amend any central act. एक अध्यादेश किसी भी केंद्रीय अधिनियम को संशोधन कर सकता है। दूसरा आपका है, an ordinance can abridge a fundamental right. अध्यादेश मौलिक अधिकार में भी कमी कर सकता है, संक्षिप्त कर सकता है। तीसरा है, ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम बैक डेट। एक अध्यादेश पीछे के तारीख से प्रभावी हो सकता है। अब देखिए इसमें स्टेटमेंट में आप देखिएगा तो कुछ पार्शियल सही हैं, कुछ पूरे सही हैं, लेकिन हमें उसी हिसाब से लगाना है। पहला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है, एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट। एकदम सही बात है, अध्यादेश किसी भी केंद्रीय अधिनियम में परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि जो एक्ट बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ पे संविधान नहीं लिखा, एक्ट को संसद बनाता है और संसद में संशोधन करने की शक्ति अध्यादेश के पास है। संविधान में भी संशोधन करने की शक्ति अध्यादेश के पास है, लेकिन ऐसा कर सकता है वो? क्या संविधान में संशोधन कर सकता है अध्यादेश? ऐसा नहीं है। तो वही स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है कि क्या अध्यादेश एब्रिज कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को? नहीं, अध्यादेश कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकता। अगर अध्यादेश संविधान में संशोधन नहीं कर सकता, इसका मतलब वो मौलिक अधिकार में भी संशोधन नहीं कर सकता। इसका मतलब भारत के मूल ढांचे में भी कोई संशोधन नहीं कर सकता। मूल ढांचे में तो वैसे भी नहीं किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ऑर्डिनेंस कैन एब्रिज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फिर तीसरा स्टेटमेंट पार्शियली सही है, लेकिन हम इसको सही मान के चलेंगे। इसमें यह बोला जा रहा है कि अध्यादेश बैक डेट से आ सकता है, एकदम अध्यादेश पिछली डेट से आ सकता है, लेकिन वो अध्यादेश केवल और केवल किस मैटर में हो सकता है? सिविल मैटर में हो सकता है। क्रिमिनल मैटर में अध्यादेश बैक डेट से नहीं आ सकता। आपको भी मालूम है कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पष्ट रूप से कहता है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन, कोई पूर्व पद आपराधिक कानून नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका सही है, पार्शियली सही है, लेकिन जैसे लिखा हुआ हम सही मान के चलेंगे। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। 1 और 3 आपका आंसर होगा। चलिए अगला बात आप देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो एक किले के नाम पे रखी गई है, और राज्यों में 2 राष्ट्रीय उद्यान आपके। देखिए अगेन ये पॉलिटी के साथ साथ कुछ करंट अफेयर्स या इंडिया ईयरबुक टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम ईटानगर है, और ये ईटानगर फोर्ट आपका है, किला है, उसी के नाम पे आपका रखा गया है। और 2 वहां पे नेशनल पार्क्स हैं, ये आपको मेंशन करना है कमेंट में कि कौन से 2 नेशनल पार्क्स आपके अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड, द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एकदम नागालैंड 1963 में आपका आया और संविधान संशोधन के माध्यम से आपके आ रहा है।
त्रिपुरा इनिशियली अ पार्ट सी स्टेट बिकम अ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी 1956 एंड लेटर फुल फ्लेजेड स्टेट। तो शुरुआत में त्रिपुरा को भाग आपके एक तरह से देखा जाएगा कि सी में रखा गया, ग में रखा गया और इसको संघ शासित प्रदेश के रूप में रखा गया 1956 तक। बाद में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। आप आसाम को छोड़ के जितने भी आपके उसके 7 सिस्टर्स हैं, शुरुआत में आप देखिएगा कि आसाम को छोड़ के सबको हमने यूटी के रूप में ही रखा और धीरे धीरे एक एक करके राज्य का दर्जा दिया गया। सबसे पहला राज्य आपका नागालैंड बना। तो ये आप देख सकते हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं इसमें, 1, 2 एंड 3। अगला सवाल देख लीजिए। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जोनल काउंसिल जो आपके क्षेत्रीय परिषद है, इसमें से कौन से संवैधानिक निकाय आपके हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये बनता है 263 के अंदर इंटर स्टेट काउंसिल। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी, एक्स्ट्रा आपके कहा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ना तो ये संवैधानिक निकाय है, ना तो सांविधिक निकाय है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई बॉडी है। जोनल काउंसिल इज अ बॉडी विच इज स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज मेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसद के अधिनियम के माध्यम से बनता है, सांविधिक निकाय है। और ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर इस सिस्टम को क्रिएट आपका किया गया है। तो इसमें आंसर केवल एक आपका होगा, अंतरराज्यीय परिषद। बड़े आसान आसान सवाल आपके हैं, अगर आप ठीक से पढ़िएगा तो अगर 15 सवाल आते हैं तो 13 सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया explicitly mention situation where the governor of a state can use his her discretion। संविधान स्पष्ट रूप से बताता है उन स्थितियों को जहां पे किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेक से कार्य कर सकता है। दूसरा, भारत आपके दूसरा स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑन हिज हर ओन रिजर्व अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन इवन विदाउट इट बीइंग फॉरवर्डेड बाय द गवर्नर टू द कंसर्न्ड स्टेट। भारत का राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा अग्रेसित किए बिना राज्य विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने विचाराधीन रख सकता है। स्टेटमेंट गलत है। 200 के अंदर राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए संदर्भित करता है और 201 में राष्ट्रपति उस विधेयक के संदर्भ में निर्णय लेता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। ये जो स्टेटमेंट आपका है ये गलत स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, भारत का संविधान उन स्थितियों को स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है जहां राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग कर सकता है। ये जब आप पढ़िएगा आर्टिकल 163, तो आर्टिकल 163 में स्पष्ट रूप से आपको बातें समझ में आएंगी कि किन किन मामलों में राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग कर सकता है। ठीक है। 164 अगर आप देखिएगा तो उसमें स्पष्ट रूप से आपका है 163 में स्पष्ट रूप से आपका है कि किन किन मामलों में राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग कर सकता है। चलिए, ये अगर स्टेटमेंट आप देखिएगा तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13th क्वेश्चन आपका, इनको सुमेलित करना है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, ये किसके अंदर है? राज्य की सार्वजनिक सेवाओं को न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग करना। ये आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? बताइए। दिस इज आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 40 किससे रिलेटेड है? पंचायती राज के गठन से आपका संबंधित है। तो ये आर्टिकल 50 है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिया गया है। वैल्यू एंड प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये मौलिक कर्तव्य का अभिन्न अंग आपका है। 11 जो मौलिक कर्तव्य है उसमें एक आपको देखने को मिलेगा। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड अदर हैजार्डस एक्टिविटीज, ये अनुच्छेद 24 आपका है। तीनों सही सुमेलित आपके हैं। ऑल 3 आर मैच्ड। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए जो आपका 14वां है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। Consider the following statement regarding scheduled areas under the 5th schedule of the Indian Constitution. If an area in a state is declared as scheduled area under the 5th schedule, the state government loses its executive power
एंड द लोकल बॉडी एज्यूम्स टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज। ये कहा जा रहा है यदि एक राज्य के एक क्षेत्र को 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है तो राज्य सरकार अपनी कार्यकारी शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय ऐसे क्षेत्र का पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेता है। दूसरा स्टेटमेंट, यूनियन गवर्नमेंट टेक ओवर टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर संघ सरकार ऐसे क्षेत्रों का पूर्ण प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है। अब देखिए इस स्टेटमेंट्स में कई बार अगर स्टेटमेंट आपको ये सब मालूम होना चाहिए क्योंकि ये स्पष्ट रूप से सारी बातें डिस्कस होती हैं, लेकिन जहां पे टोटल वर्ड यूज होता है, पूर्ण वर्डों का उपयोग होता है, वहां पे मैक्सिमम टाइम यूपीएससी गलत आपको बताती है। चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, जब कुछ ऐसे वर्ड्स टोटल टाइप में आ जाएं तो ये स्टेटमेंट गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे इसमें आपका आ रहा है कि कोई क्षेत्र अगर अनुसूचित क्षेत्र आपके 5वीं अनुसूची में घोषित किया जाता है तो राज्य सरकार की कार्यकारी शक्ति समाप्त हो जाती है और लोकल बॉडी पूर्ण रूप से इस प्रशासन को अपने हाथ में लेती है। स्टेटमेंट गलत हो जाता है। यहाँ पे ये जरूर होता है कि जब किसी एरिया को 5th शेड्यूल घोषित किया जाता है तो एग्जीक्यूटिव पावर जो स्टेट का होता है वो सीमित हो जाता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट लूज इट्स ऑथोरिटी। राज्य सरकार की शक्ति पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती, बल्कि राज्यपाल के माध्यम से इन क्षेत्रों में राज्यपाल कुछ विशेष दिशा निर्देश आपके दे सकते हैं और ऐसे क्षेत्रों में पेशा अधिनियम आपके लागू होता है, प्रोविजन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ पंचायती राज टू शेड्यूल एरियाज एक्ट। ऐसे क्षेत्र 10 भारत के अंदर आपके हैं। दूसरा स्टेटमेंट 2 अगर आप देखिएगा तो ये भी गलत आपका है। किसी राज्य को ऐसे क्षेत्र में आप अगर घोषित करते हैं तो यहाँ पे क्या बात बोला जा रहा है कि कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल सिफारिश कर सकते हैं संघ सरकार को कि ऐसे क्षेत्रों का प्रशासन पूर्ण अपने हाथ में ले ली। ये भी स्टेटमेंट गलत है। जनरली ये 356 में हो सकता है, ये ऐसा नहीं होता है। ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है कि 5th शेड्यूल स्पेसिफाइज एक्टिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड टू गिविंग डायरेक्शंस टू द स्टेट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज। 5वीं अनुसूची आपका ये निर्देशित करती है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को दिशा निर्देश दे सकता है कि वो अनुसूची 5 के क्षेत्रों का प्रशासन कैसे करे। उनका पूर्ण स्वामित्व अपने हाथ में ले ले प्रशासन के लिए ऐसा संभव नहीं है। तो ये पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15वां क्वेश्चन आपका है, इसमें मैच करना है नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड। ये बोला जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये अगर आप देखिएगा नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दूसरा आपका क्वायर बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, तीसरा नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। इससे मैच आपका कराना है। तो ये अगर आप देखिएगा नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, इसमें मैचिंग गलत आपका दिया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड आपका है। दूसरा नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन, ये बेसिकली आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड आपका है, जो कि दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। 1995 में इसका गठन किया गया है और ये इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। वो ट्रेड डाटा, व्यापार की जो डाटा होती है उनको संग्रहण करता है, उनका विश्लेषण करता है, उनका सूचना प्रदान करवाता है। और ये बेसिकली आपके ITPO और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स के द्वारा प्रमोट किया जाता है। फिर द क्वायर बोर्ड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के अंदर आपका काम करता है, जो कि क्वायर जो आपका क्षेत्र है उसके बढ़ावा देने के लिए है। ये 1953 में बनाया गया है। क्वायर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 1953 में इसका गठन किया गया है। कोच्चि इसका हेडक्वार्टर आपका है। तो ये स्टेटमेंट तीनों गलत आप देख सकते हैं, तीनों स्टेटमेंट इसमें गलत आपके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो ये 16वां है। कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित विषयों पर विचार करें और इसमें यह पूछा जा रहा है कि अगर इनमें संशोधन करना हो फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट with respect to which of the above ratification by legislature of not less than 1/2 of the state is required before the bill is presented to the president for his assent।
अगर इनमें कोई संविधान संशोधन करना हो तो राष्ट्रपति की सहमति के लिए विधेयक प्रस्तुत करने से कम आधे राज्यों का विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक है। देखिए कौन से मामले होते हैं जिसमें आपके 50% ऑफ द स्टेट्स से सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, वो मामले होते हैं संघीय मामले। जो भी फेडरल मैटर्स हमारे देश में है जिसमें केंद्र राज्य संबंधों का जुड़ाव है, वो संशोधन अगर होगा तो सेंटर इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेगा संसद के अंदर, और साथ ही साथ में क्या होगा, हमारे यहाँ पे 50% ऑफ द स्टेट्स, 50% जो स्टेट्स हैं वो इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करेंगे। 50% ऑफ द स्टेट से ज्यादा प्लस एक आपके इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करेंगे। 28 राज्य हैं, 3 आपके संघ शासित ऐसे हैं जहां पे विधान सभा है, तो यहाँ पे 31/2 प्लस 1 मतलब 16 राज्यों से अगर सिंपल मेजॉरिटी से ये प्रस्ताव पारित होता है तो जाके आप देख सकते हैं कि ऐसे संविधान संशोधन हो सकते हैं। ये पहला लिस्ट 1, हाँ लिस्ट 1 चाहे हो, चाहे लिस्ट 2 हो, चाहे लिस्ट 3 हो, अनुसूची 7 में अगर आप परिवर्तन करिएगा तो ये आपको हर हाल में दोनों केंद्र और राज्य दोनों से सहमति चाहिए होगी और ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंध है या केंद्र के कार्यपालिका शक्ति से संबंध है। अगर मामला राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार या निरसन है या केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार या निरसन है, ये भी आपके संघीय मामलों में आता है। इसमें भी दोनों का आपका सहमति की जरूरत है। कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, इसका कोई लेना देना नहीं है, राज्यपाल की सेवा शर्तों से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन इसमें 1 और 2 आपका होगा, जिसमें अगर संशोधन करना होगा तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय 50% ऑफ द स्टेट्स विद सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द with reference to the government of India consider the following information: Directorate of Enforcement of Fugitive Economic Offence Act 2018, Internal Security Division, Ministry of Home Affairs। किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है कि संस्था, इसके कुछ कर्तव्य और ये किससे संबंधित है। संस्था है प्रवर्तन निदेशालय, फरार आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 का प्रवर्तन आर्थिक सुरक्षा प्रभार गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। दूसरा, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इन्फोर्सेस द प्रोविजन ऑफ कस्टम्स एक्ट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है। राजस्व खुफिया निदेशालय, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों का प्रवर्तन राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय। तीसरा, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिस्टम एंड डाटा मैनेजमेंट, कैरिंग आउट बिग डाटा एनालिटिक्स टू असिस्ट टैक्स ऑफिसर फॉर बेटर पॉलिसी एंड नेबिंग टैक्स इवेडर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है। सिस्टम और डेटा प्रबंधन महानिदेशालय, बेहतर नीति और कर चोरों को पकड़ने के लिए कर अधिकारियों की सहायता के लिए बड़े डेटा विश्लेषण का संचालन राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंदर काम करता है। अगर आप इसको एनालिसिस करिएगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम नहीं करता है, ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ जो आपके फाइनेंस है उसके अंदर आपको काम करते हुए मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 1956 में ईडी को बनाया गया, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 1956 में, और ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आपका काम करेगा। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू विभाग के अंदर जो आपका काम करता है, मनी लॉन्ड्रिंग के सारे मामले ये देखता है। DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, राजस्व खुफिया निदेशालय, ये कस्टम्स एक्ट को इंप्लीमेंट करता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर काम करेगा। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डाटा मैनेजमेंट, ये बिग डाटा एनालिसिस आपका करता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो 2025 में आए थे। अब नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रॉब्ली 2024 के क्वेश्चंस आपके डिस्कस किए जाएंगे, पिछले 10 साल के जो क्वेश्चंस उनको डिस्कस किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स।